हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। उनमें से हमने कुछ को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे होप्स के बारे में। जो भी चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछली वीडियो के माध्यम से वो टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे। आज हम होप्स के बारे में पढ़ेंगे। आप साथ साथ में इनके नोट्स बनाते जाना। अगर आप पहली बार यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप नोट्स ज़रूर बनाना ही बनाना है। अगर जो पहले से तैयारी कर रहे तो उनके नोट्स बने होते हैं, उनमें कोई नई चीज़ें लगे आपको वो ऐड करते जाना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं होप्स के बारे में। थॉमस होप्स है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। ये ब्रिटेन से हैं। इनका जन्म 1588 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो एक भय के वातावरण में हुआ था। कैसे कि इनका जन्म हुआ था तब क्या हुआ था, पूर्व स्पेन की जो जल सेना है उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया था। तो वहाँ पर भय का वातावरण बना हुआ था, युद्ध चल रहा था। तो उसी दौरान होप्स का जन्म हुआ था। इसीलिए होप्स को भय का जुड़वा भाई कहा जाता है, ठीक है। होप्स चार्ल्स प्रथम के प्रथम शिक्षक थे, इसीलिए राजतंत्र का समर्थक भी किया। होप्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है। होप्स की जो अध्ययन पद्धति है वो कैसी रही, इनका जो एक फेमस कथन है वो आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी हमारे थिंकर रहते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो, उनके जो फेमस कथन है उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे होप्स ने बोला था कि ज्ञान का अंत शक्ति है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कथन किसने बोला था? थॉमस होप्स ने बोला था। इनकी एक फेमस बुक है। थॉमस होप्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो ज्यामितीय, भौतिक और मनोविज्ञान की सहायता से किया था, ठीक है। इन्होंने यांत्रिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद अध्ययन पद्धति को अपनाया। इसके होप्स ने क्या किया है, अपने राजनीतिक अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। ये दोनों चीज़ों का, इतिहास और नैतिकता का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ने थॉमस होप्स का ग्रंथ था लेवियाथन। इसके बाद आएगा ऑक्सफोर्ड ने होप्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना था। और होप्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया था। वे इसके विरोध में थे। उन्होंने विरोध क्यों किया, वो था कि स्कॉलस्टिक पद्धति में क्या था कि धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता था। एक चीज़ों को है उनका समर्थन किया जाता था, तार्किक रूप से उन्हें सही ठहराया जा रहा था। इस चीज़ को होप्स ने गलत माना, इसका समर्थन नहीं किया, इसका विरोध किया, ठीक है। इसके बाद आएगा कि उन्होंने राज्य की प्रकृति कैसी बताई होप्स ने। होप्स को पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था न मानकर उसे एक यांत्रिक माना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि किसने राज्य को एक यांत्रिक यह विचार होप्स ने पहली बार आधुनिक युग में प्रयोग किया इस शब्द का कि यांत्रिक है राज्य एक, और यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय संस्था, ठीक है। यानी दैवीय संस्था नहीं माना है। और यांत्रिक राज्य के समर्थन में व्यक्तिवाद को महत्व दिया, व्यक्ति को अधिक महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है, ठीक है। ये बातें भी आप ध्यान में रखना कि इन्होंने चारों हैं। इनका मानना है कि राज्य का निर्माण मानव द्वारा हुआ है, न कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा, ठीक है। इसके बाद आएगा उनका व्यक्तिवाद का जो विचार है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाद का विचार, व्यक्तिवाद के विचार का जन्म आधुनिक युग में हुआ है। उन्होंने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य को कार्य करना चाहिए, ठीक है। थॉमस होप्स व्यक्तिवादी हैं। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है, जैसे राज्य का निर्माण व्यक्ति के समझौते से हुआ है कि एक राज्य बना है, वो क्या है, लोगों ने आपस में मिलकर समझौता कर कर एक राज्य का निर्माण किया है कि ये राज्य हमारी धन की सुरक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, इसके लिए एक राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। एक व्यक्तियों की सोच समझ द्वारा एक राज्य का निर्माण हुआ है। इसका मूल उद्देश्य क्या रहेगा, आत्म संरक्षण, व्यक्ति के रक्षा करना, उनके धन संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है। थॉमस होप्स ने राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हैं। इसे एक कृत्रिम माना है राज्य को।
थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। कि राज्य है वो अगर व्यक्ति के आत्म संरक्षण की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो राज्य के विरुद्ध क्रांति ला सकते हैं। व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय क्या है, उन्होंने व्यक्तिवाद को समर्थन किया, पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया है। इन दोनों के समन्वय को हम देखते हैं। थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। पूर्ण सत्तावाद का अर्थ हो गया कि जो राजा है उसे शक्तिशाली बना दिया गया, निरंकुश बना दिया कि उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा। ठीक है। थॉमस हॉब्स के पूर्ण सत्तावाद साधन एवं व्यक्तिवाद साध्य है। ठीक है, कि जो व्यक्तिवाद साध्य है और जो व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, एक राज्य है, इसलिए इसे साधन बोला है पूर्ण सत्तावाद को। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। इन्होंने नकारात्मक स्वभाव दिया है व्यक्ति का, कि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति यश शक्ति प्राप्त करना चाहता है, कि वो हर समय हर पल ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति यश शक्ति प्राप्त करना चाहता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है। ठीक है। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती है, उनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज कृत्रिम राज्य की भांति होता है और आणविक प्रकृति बताया उन्होंने। ठीक है, समाज को एक आणविक प्रकृति बताया है। प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण सामाजिक और पूर्ण राजनीतिक अवस्था दोनों आती हैं। सामाजिक समझौता हुआ था, उससे पूर्व की जो अवस्था है उसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था है और प्राकृतिक अवस्था समाज राज्य संपत्ति सभ्यता का अभाव है। ठीक है। जब समाज नहीं बना था, सामाजिक समझौता नहीं हुआ था, संपत्ति की लालच मोह माया नहीं थी, उससे पहले की जो अवस्था है वो क्या है, प्राकृतिक अवस्था है। और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि जो प्राकृतिक विधि क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक विधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मानव का विवेक बुद्धि के नियम ही प्राकृतिक विधि है। थॉमस हॉब्स ने समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। थॉमस हॉब्स ने समझौते का जिक्र किया है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता कर कर अपने विवेक से जो राज्य का निर्माण किया है वो प्राकृतिक विधि में आता है। थॉमस हॉब्स प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। ठीक है। उन्होंने चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे शांति स्थापना करने का प्रयत्न करना, कुछ अधिकारों का परित्याग कर देना और आपस में समझौता करना। ठीक है, ये कुछ चीज़ें प्राकृतिक विधि हैं, जैसे आपस में समझौता कर कर शांति बनाए रखना, कुछ अधिकारों को त्याग देना ताकि शांति बनी रहे। ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक समझौता। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता दिया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी पढ़ते हैं अभी हम। सामाजिक समझौते में व्यक्तियों व समुदायों में आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया है और इनका फेमस एक कथन है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है हॉब्स ने कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ। ठीक है। इनका मतलब है कि व्यक्ति जो है, जितने भी एक समाज में व्यक्ति हैं, उन्होंने आपस में समझौता कर कर ये निर्णय लिया कि ये जो व्यक्ति है या जो शासक है इनको हम अधिकार देते हैं कि ये हमारे ऊपर शासन करेंगे, ये हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी संपत्ति की रक्षा करेंगे, उनको हम अधिकार देते हैं खुद से। ठीक है। उन्होंने स्वयं किसी राज्य का निर्माण किया है सामूहिक समझौते द्वारा। ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं सामाजिक समझौता। ठीक है। इसके बाद आएगा थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता कर कर अपनी सभी शक्तियाँ एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी है। ठीक है। राजा है वो समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है, कि जो हमने समझौता किया है वो हमारे समझौता का कोई एक भाग नहीं है, बल्कि हमारे जो समझौता किया है मिलकर हमने सभी ने एक फैसला लिया है, उसका परिणाम ये निकला है कि हमने एक राजा बना दिया है या राज्य बना दिया। ठीक है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि और शक्ति और उपयोगिता है। ठीक है। जो समझौता किया गया है वो व्यक्ति की बुद्धि शक्ति और उनकी आवश्यकता के लिए
ठीक है। थॉमस होब्स का समझौता दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने विवेक से, बुद्धि से एक सामाजिक समझौता किया है, ये कोई ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है। थॉमस होब्स ने सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। आपस में समझौता कर या आपस में सहमति कर एक राज्य या राजा का निर्माण किया है, तो वो क्या है, एक सहमति हो गई सभी के बीच, तो इसे सहमति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। थॉमस होब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है, कि जो व्यक्ति के विवेक का परिणाम है कि उन्होंने सहमति द्वारा अपने विवेक बुद्धि से एक फैसला लिया है कि हमारे ऊपर राजा शासन करेगा। ठीक है। हैकर के अनुसार थॉमस होब्स का सामाजिक समझौता सहमति का सिद्धांत निहित है। समझौते की विधि पढ़ते हैं। केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज, सरकार तीनों का निर्माण हुआ है, कि एक ही समझौते द्वारा व्यक्तियों ने जो समझौता किया उसके द्वारा एक राज्य का भी निर्माण हुआ है, एक समाज और सरकार तीनों का निर्माण हो गया है, जिसमें एक राजा आता है, राज्य आता है। ठीक है। समझौते का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है, व्यक्तियों के आत्म संरक्षण करना, और इन्हें राज्य को एक रीति संस्था माना है। इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे संप्रभुता का विचार। होब्स का जो संप्रभुता का विचार है वो कैसा है। उन्होंने वैधानिक संप्रभुता का विचार दिया है। उसके अनुसार संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अधेय, अविभाज्य और निरंकुश है, कि जो राजा बनाया है वो निरंकुश है। ठीक है। उनकी शक्तियाँ कहीं बांटी नहीं गई है, एक राजा में केंद्रित कर दी गई है, राज्य को दे दी गई है वो शक्तियाँ। असीमित है और शक्तिशाली, सर्वोच्च सबसे शक्तिशाली बनाया गया है राजा को। और थॉमस होब्स प्रतिबंधों से मुक्त है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया गया है, कि चर्च भी राज्य के अधीन होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। राज्य को शक्ति पूर्ण सत्तावादी माना है, कि जो राज्य को पूरी शक्ति दे दी गई है राजा को, वो क्या होता है, पूर्ण सत्तावादी बना दिया गया है। संप्रभु का आदेश ही विधि है, कि जो भी राजा आदेश देगा वही कानून है, वही विधि है, उसी के हिसाब से राज्य काम करेगा। ठीक है। थॉमस होब्स के अनुसार राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया गया है, कि जो राज्य है, जो शासक या राजा है और समाज के बीच में किसी प्रकार कोई विभाजन नहीं किया गया है। सारी शक्तियाँ एक राज्य के पास है, राजा के पास है, जो भी वो विधि बनाता है वही कानून है, और उसी का सभी को पालन करना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से इनकी संप्रभुता का विचार है। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता। विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। और थॉमस होब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा भी है, कि इनमें वाहन के अनुसार कि थॉमस होब्स के जो विचार है वो अराजकवाद है और निरंकुशवाद का खतरा है इसके ऊपर। ठीक है। कि उन्होंने राजा को सारी शक्तियाँ दे दी हैं, उसके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है, राजा के ऊपर सारी शक्तियाँ उसी पर केंद्रित है, इसीलिए उस पर निरंकुशवाद का खतरा बताया है। ठीक है। ये किसने बोला है, वाहन ने बोला है। इसके बाद आता है इनके शक्ति सिद्धांत। इसके बाद इनका शक्ति का सिद्धांत आता है। शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्ति या समूहों के आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, कि जो आपस में समझौता करना या सहमति करना ही शक्ति है। शक्ति एवं बल में भेद होता है इन्होंने दोनों में। तो होता है कि हम हमारी बुद्धि, विवेक की शक्ति से किसी को प्रभावित करते हैं, और बल का अर्थ इन्होंने माना है कि युद्ध या हथियारों की लड़ाई को। ठीक है। इन्होंने इन दोनों को अलग अलग माना है। ठीक है। इसके बाद आता है अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। थॉमस होब्स ने शक्ति एवं सत्ता में कोई अंतर नहीं किया है, कि जो शक्ति है और सत्ता है वो एक ही है, कि शक्ति प्राप्त करना ही सत्ता है और सत्ता प्राप्त करना ही शक्ति है। इन दोनों को एक माना है इन्होंने। ठीक है। कि हम शक्ति के लिए सत्ता का प्रयोग करते हैं और सत्ता का प्रयोग कर कर हम शक्ति प्राप्त करते हैं। इन चीज़ों को एक माना इन्होंने। थॉमस होब्स का महत्व, उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना है, कि व्यक्ति अपने हित को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि राज्य को एक उपयोगी संस्था माना है। ठीक है। कि अपने आवश्यकता के अनुसार
व्यक्तियों ने समझौता कर एक राज्य का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से। थॉमस होब्स के जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या पता क्वेश्चन बन जाए, कहाँ से भी उठाकर दे सकता है, इसलिए हम इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। थॉमस होब्स के जीवन काल में क्या था कि इंग्लैंड में एक लेवलर्स आंदोलन चल रहा था जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहा था। ठीक है, और दूसरी ओर डिंगर्स आंदोलन भी चल रहा था जो आर्थिक समानता की मांग कर रहा था। ठीक है, ये दोनों आंदोलन चल रहे थे। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जे होब्स के जीवन काल में कौन से दो आंदोलन चल रहे थे, इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है। जो लेवलर्स है वो राजनीतिक समानता की मांग कर रहा था और जो डिगर्स है वो आर्थिक समानता की मांग कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं इनकी फेमस बुक है, जो पहली बुक भी है ये है, नोट्स पे ज़रूर ऐड कर लेना इस बुक को। और इनकी एक फेमस बुक लेवियाथन है, जिसको मैंने आपको पहले बताया है, इम्पोर्टेंट बुक है ये भी। इसके बाद हम देखते हैं क्लेरेंडन जो थे, उन्होंने क्या किया, होब्स की जो लेवियाथन बुक थी उसकी आलोचना की और इसे जला भी दिया था। ठीक है, इसके घोर आलोचक हैं ये ध्यान में रखना कि लेवियाथन को किसने जला दिया था, वो क्लेरेंडन था। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन को इसने जलाया था। कहाँ जलाया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। इसके बाद इनकी बुक आती है, इसके बाद इनकी ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद ये बुक है और एक, ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट बुक ये है। ये 4 से 5 जो बुक है, ये 3 बुक ये हो गई, 2 ऊपर लेवियाथन आ गई और एक ये ऊपर आ गई। ठीक है, ये पांचों बुक आपको 5 हो गई, अच्छी हो गई, 5 हो गई, ये तो आपको अच्छे से याद रखना है, अपने नोट्स में इन्हें उतार लें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।